बिकॉज बजट देना सरकार के हाथ में है, लेकिन उस बजट का यूटिलाइजेशन कितना हुआ उसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एमएसएमई को लोन्स बहुत सिंपल देने का प्रोविजन बना दिया है। जब तक मेक इन इंडिया पे फोकस नहीं होगा हम अपनी दिशा से भटक जाएंगे। ट्रेड डेफिसिट को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक हम डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकते। कि सेमीकंडक्टर सबने सुना होगा, सेमीकंडक्टर यूज एक आम आदमी को समझ में नहीं आता होता क्या है। सब ठन गोपाल है। मुझे और आपको इसमें कोई टैक्स का बेनिफिट इस तरह से नज़र नहीं आया है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस पे अगर काम करेगी तब आज की जनरेशन जो है वो समझ पाएगी। अगर शॉर्ट टर्म कोई भी चीज़ अगर वो लॉन्च करने का कोशिश करेगी, कोई भी रेवड़ियाँ जिसको बोलते हैं आम भाषा में, अगर देने का प्रयास करेगी तो अब पब्लिक को समझ में आ चुकी है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे अपने देश की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बजट। जो कल बजट आया है उसमें हमारे और आप जैसे आम नागरिक के लिए क्या है, इसको सरल और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने प्रयास में सफल रहूं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस बजट में ओवरऑल फ्यूचरिस्टिक बातें की गई हैं, भविष्य की योजनाओं के तहत बातें की गई हैं। पहला पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का लगभग बजट 12 लाख करोड़ से भी ऊपर का रखा गया है। 12 लाख करोड़ मतलब आप समझ रहे हैं। पिछले साल जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था लगभग 11 लाख के आसपास था, और जो खर्च किया था हमने लगभग 10 लाख के आसपास किया था, यानी 1 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर हम खर्च ही नहीं कर पाए। इस साल वो बजट हमारा 12,20,000 करोड़ के आसपास कहीं जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब होता है तो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे देश में बनते हैं उसका उसमें निवेश होता है, जैसे कि मेट्रो, रेलवेज, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, इस तरह की चीज़ें जब भी बनती हैं तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के अवसर आते हैं। गवर्नमेंट ने ये समझ लिया है बहुत अच्छे से कि अब हमें ये छोटे मोटे स्टेप लेके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लोगों को सब समझ में आ चुका है। तो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें डाली गई हैं। जैसा कि बात किया जाता है 2047 में डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत, इसकी जो बात की जाती है, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ डाली गई है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये देखने वाली बात जरूर है कि इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में से कितना पैसा हम खर्च कर पाते हैं। बिकॉज बजट देना सरकार के हाथ में है, लेकिन उस बजट का यूटिलाइजेशन कितना हुआ उसके बारे में कोई बात नहीं करता। लास्ट ईयर का जो बजट था उसमें से 1 लाख करोड़ का खर्च क्यों नहीं हुआ, इसका किसी ने कोई हिसाब नहीं दिया। क्या हमारे देश में सेवाओं की कमी है? क्या हमारे देश में बहुत सारे हॉस्पिटल्स बन गए? क्या हमारे देश में रोड्स या फिर हॉस्पिटल या फिर मेडिकल कॉलेज या मेट्रो सिटीज़ में किसी भी तरह की कोई सुविधा ले लें, क्या ये सभी चीज़ें हो चुकी हैं जो हमने इस बजट को यूज़ नहीं किया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। बजट आना बहुत अच्छी बात है, अमाउंट बहुत अच्छा दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इस बजट का यूटिलाइजेशन कितना हो जाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है एमएसएमई और लघु उद्योग को लेके, जहाँ पे सरकार ने लगभग 12,000 करोड़ का प्रोविज़न दिया है। आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि एमएसएमई होता क्या है। एमएसएमई बहुत छोटे छोटे व्यापारी होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी गली मोहल्ले में अगर किसी ने पोल्ट्री फार्म का बिजनेस शुरू किया, या किसी ने सिलाई का बिजनेस शुरू किया, या कोई और बेकरी फार्म का बिजनेस शुरू किया, तो अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए वो आसपास के 10-15 लोगों को जॉब पे रखता है, और जॉब पे रखने के बाद उसको कैपिटल, वर्किंग कैपिटल जिसको बोलते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर वो वर्किंग कैपिटल कई बार वो नहीं यूज़ कर पाता तो उसको अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एमएसएमई को लोन्स बहुत सिंपल देने का प्रोविज़न बना दिया है, ताकि उनको इजीली लोन प्रोवाइड हो सके। इस तरह के प्रोविज़न पहले भी थे, लेकिन उनको और डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया ताकि उनको आसानी से ये चीज़ें मिल सके। बिल्कुल मेक इन इंडिया को अगर हमें बनाना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस स्टेप को हमें समझना चाहिए। लेकिन मुझे जो लगता है, मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है, 12,000 करोड़ रुपए ये बजट बहुत ही कम है एमएसएमई और लघु उद्योग के लिए। इस बजट को और ज़्यादा होना चाहिए था। अगला पॉइंट आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रेटजी सेक्टर बूस्ट। मैन्युफैक्चरिंग में जब तक हम स्ट्रांग नहीं होंगे, मैंने अपने पिछले वीडियो में डॉलर वर्सेस रुपीज़ में ही बात किया था कि जब तक मेक इन इंडिया पे फोकस नहीं होगा हम अपनी दिशा से भटक जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। यहाँ पे मेक इन इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। गवर्नमेंट को ये समझ में आ चुका है कि जब तक हम मेक इन इंडिया पे फोकस नहीं करेंगे और अपने ट्रेड डेफिसिट को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक हम डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकते। इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ निकाली है जहाँ पे बहुत ईजीली लोन, बहुत ईजीली लैंड या किसी अन्य प्रकार का कोई सपोर्ट जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, ताकि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर हमें समझना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर सबने सुना होगा, सेमीकंडक्टर यूज़ एक आम आदमी को समझ में नहीं आता होता क्या है। जैसे हमारे शरीर में सारी चीज़ें एक तरफ और हमारा दिमाग एक तरफ, सेमीकंडक्टर किसी भी डिवाइस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट करता है। सेमीकंडक्टर आपके मोबाइल, फ्रिज, टीवी, कैमरा, कार्स,
हर जगह सेमीकंडक्टर चिप्स यूज़ की जाती है, इसीलिए मेक इन इंडिया के तहत इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। मैंने सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करी है, लेकिन और भी सेक्टर्स जैसे मेडिसिन सेक्टर्स या बाकी चीज़ों पे भी गवर्नमेंट ने फोकस करने की कोशिश की है और यहाँ पे उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बूस्ट अप करने का प्रयास किया गया और उनके लिए बहुत अच्छा खासा बजट दिया गया है, बहुत सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपका फेवरेट इंपॉर्टेंट जिसका आप हर कोई इंसान इंतजार करता है, टैक्स से रिलेटेड इस बजट में क्या है। तो दोस्तों, टैक्स से रिलेटेड इस बजट में कुछ खास ऐसा है नहीं, सब ठन ठन गोपाल है। मुझे और आपको इसमें कोई टैक्स का बेनिफिट इस तरह से नज़र नहीं आया है। इस बजट में सिंपल एक चीज़ की गई है कि जो ITR हम भरते समय चैलेंजेस फेस करते थे उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है और रिवाइज्ड ITR की जो डेट 31 दिसंबर हुआ करती थी उसको 31 मार्च कर दी गई है, जिससे लोगों को पेनल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा टैक्स बेनिफिट नहीं है, टैक्स एज इट इज़ हमें पे करना है। आम भाषा में अगर हम बात करें तो आम इंसान को भैया अभी भी सेम वही टैक्स पे करना है। टैक्स से रिलेटेड गवर्नमेंट ने कोई भी रिबेट या किसी तरह की कोई स्कीम लॉन्च नहीं करी है। गवर्नमेंट को एक्चुअली एक चीज़ समझ में आ गई है, मुझे ऐसा लगता है इस बजट को समझने और पढ़ने के बाद, कि लॉन्ग टर्म प्रोविजंस पे अगर काम करेगी तब आज की जनरेशन जो है वो समझ पाएगी। अगर शॉर्ट टर्म कोई भी चीज़ अगर वो लॉन्च करने का कोशिश करेगी, कोई भी रेवड़ियाँ जिसको बोलते हैं आम भाषा में, अगर देने का प्रयास करेगी, तो अब पब्लिक को समझ में आ चुकी है कि आप लॉन्ग टर्म जो प्रोविज़न दोगे तब जाके चीज़ें समझ में आएंगी लोगों को, अदरवाइज समझ में नहीं आएंगी। तो टैक्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। एक और सेक्टर जो मैं जिसके बारे में मैं हमेशा ज़रूर बजट में देखता हूँ, डिफेंस सेक्टर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल के डिफेंस बजट से हमारा लगभग 15% बजट बढ़ाया गया है, जिसको मैं एक डिसेंट इंक्रीमेंट मानता हूँ, नॉट वेरी एग्रेसिव। लेकिन आज जिस तरीके से ग्लोबली सिचुएशन बनी हुई है, हमारा डिफेंस बजट भी और बढ़ना चाहिए, लेकिन उस एग्रेसिव अप्रोच के साथ डिफेंस बजट भी नहीं देखने को मिला। जिन लोगों को विदेश में पढ़ाई करनी है, बहुत से स्टूडेंट जाते हैं मेडिकल की स्टडी करने के लिए फॉरेन में, उनके ऊपर जो TCS होता था, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, वो पहले 10 लाख पे 5% लगता था, वो 10 लाख पे अब 2% कर दिया गया है। वहाँ पे थोड़ा बेनिफिट देने का कोशिश किया गया है। तो भैया अगला पॉइंट आता है मिडिल क्लास इम्पैक्ट। मुझ पे और आप पे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला, जब टैक्स में कोई फ़ायदा नहीं है, आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी है, इतनी सारी चीज़ें जो बजट में आई है, उससे मुझ पे और आप में आम भाषा में, अगर आम बोलचाल में बात करें तो इम्पैक्ट क्या आने वाला है। तो इम्पैक्ट के नाम पे जय श्री राम, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला। सिंपल सी बात करें, कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। हाँ, कुछ चीज़ों में आपको, क्योंकि हर एक सेगमेंट को गवर्नमेंट को टच तो ज़रूर करना है, तो जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं जो बहुत कॉस्टली हुआ करती थी, वो थोड़ी सस्ती की गई हैं। मुझे समझ में अभी भी नहीं आता कि जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं या बाकी चीज़ें हैं उस पर टैक्स क्यों लगता है। एक तो आदमी बीमार हो, ऊपर से गवर्नमेंट को उसमें टैक्स भी पे करे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ी विडंबना है। मैं इस टॉपिक पर अभी नहीं जाना चाहता हूँ। तो ज़रूरी दवाइयों पर जो टैक्स है वो कम होगा। ओवरऑल व्यू यही है कि इस बजट में हमें फ्यूचरिस्टिक बातें समझ में आ रही हैं। इमीडिएट इम्पैक्ट होता हुआ इतना खास नज़र नहीं आ रहा है। आम जनता को कोई खास ऐसा बेनिफिट नज़र होता हुआ नहीं मिल रहा है। रोटी कपड़ा और मकान आपकी जस की तस रहेगी, कोई चीज़ ऐसी सस्ती होने वाली नहीं है। सेमीकंडक्टर चिप या बाकी अदर चीज़ों पे, मेडिसिन पे या बाकी चीज़ों पे मेक इन इंडिया पे फोकस करने की कोशिश की जा रही है। जितना ज़्यादा हम मेक इन इंडिया पे फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ें सस्ती होंगी, उतना ज़्यादा एक इंडिविजुअल को बेनिफिट मिलेगा। तो इन टोटलिटी, मेरे शब्दों में, राइट नाउ there is a no direct benefit to any individual at this point of time, but in future yes there would be something good as per the process। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने कम शब्दों में बजट को समझाने की कोशिश की गई है। मैंने सभी पॉइंट्स को टच बेस नहीं बनाया है, मैंने मेन पॉइंट्स को टच बेस बनाया है, ताकि मैं आपको कॉमन मैन के हिसाब से कॉमन चीज़ों को समझा सकूँ, बता सकूँ बजट को लेके। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस पॉइंट से गवर्नमेंट के इस बजट में खुश हैं और किस ऐसे पॉइंट से आप बिल्कुल ही खुश नहीं हैं। कौन सा ऐसा पॉइंट है। आपको वीडियो अगर मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों, ताकि मैं आगे इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके साथ ला सकूं, आपको शेयर कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।